अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लेक्चर के साथ मौजूद हैं। लास्ट टाइम हमने जब लेक्चर अपना डिलीवर किया था तो थोड़ा उसका बैकग्राउंड देते हैं कि उसमें क्या था। वहाँ पर हमने अंडरस्टैंड किया था व्हाट इज़ मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट कह किसको रहे हैं, मैनेजमेंट का रोल क्या होता है, मैनेजमेंट का जो है एक मैनेजर जो होता है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ जो है वो मौजूद होती हैं, वो कौन कौन से स्किल्स जो है वो अपने पास पजेस कर रहा होता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है हम अपने लेक्चर में लास्ट टाइम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आज हम जो है अपने मैनेजमेंट की थ्योरीज़ को, मैनेजमेंट के थाट्स को और उसकी जो स्पेसिफिक थिंग्स हैं उसको हम आगे जो है देखते हैं कि वो क्या है। नाउ आज के जो हमारे पास टॉपिक हैं वो हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है हमारे पास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है। जैसे कि हम उसके डेफिनेशन में भी कुछ फंक्शंस वहाँ पर देख चुके हैं, आज हम थॉरोली उसको उसके ऊपर बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कौन कौन से मौजूद हैं। देन फिर इसके बाद हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ आएंगे और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली मैनेजमेंट स्टार्ट कब से होती है, बीइंग का सब्जेक्ट हमने उसको कब पढ़ना शुरू किया, और जब या फिर उससे पहले हम मैनेजमेंट की जो है नो हाउ रखते थे। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो हम आज के लेक्चर में कवर करने के लिए कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट कौन कौन से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रही होती है, हमारे पास कुछ नाम जो मैनेजमेंट के पॉइंटर्स हैं, मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट वे में जो है वो डिफाइन किए हैं। जैसे कि हम हेनरी फेवल का नाम लें तो हेनरी फेवल इज़ द फादर ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट पे बात करना और फिर मैनेजमेंट को स्टडी करके उसको जो है लोगों के सामने रखना कि इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो हेनरी फेवल का जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर पार्टिसिपेशन है इन द टर्म ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेवल कहते हैं कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो आपके पास जो है 5 फंक्शंस मौजूद हैं। आप प्लान करते हो किसी भी टास्क को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को, दैन फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो इन द टर्म ऑफ रिसोर्सेज। दैन फिर आप जो है कमांड कर रहे होते हो, ज़ाहिर सी बात है आपके पास जो है ह्यूमन रिसोर्स ऑल्सो वहाँ पर मौजूद है। अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पर मौजूद है तो आप क्या कर रहे हैं उसके साथ, आप उसको ऑर्डर कर रहे हैं, उसको इंटरेक्शन दे रहे हैं, काम करने की जो है नो हाउ दे रहे हैं आप वहाँ पर। तो दैट इज़ कॉल्ड द कमांडिंग, कि आप कमांड कर रहे हो। फिर आप कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर रहे हो बिटवीन द पीपल्स। आपके पास आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मौजूद हैं, इन लेवल ऑफ मैनेजमेंट के दरमियान आप कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर रहे हो। और फाइनली आपने जो अपना प्लान किया है वो प्लान आपने किस तरीके से आगे एग्जीक्यूट किया है, आप उसको उसके असेसमेंट कर रहे हो, चेक एंड बैलेंस रखो। दैट इज़ कॉल्ड अ कंट्रोलिंग। तो हेनरी फेवल जो है वो इन चीज़ों के ऊपर बात करते थे। फिर उसके बाद लूथर गैलिक की बात की जाती है, दैट इज़ द इटालियन वन। अगर हम हेनरी फेवल की बात करें तो इनका जो बैकग्राउंड है वो जर्मनी बेस्ड बैकग्राउंड है। जब हम लूथर गैलिक की बात करते हैं तो वो इस चीज़ को इन सारे फंक्शंस को जो है वो एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर सबसे पहले ये भी प्लानिंग की बात करते हैं, ये भी ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं। अब ये कमांडिंग को क्या कर रहे हैं, दो पार्ट्स में डिफरेंट कर रहे हैं। जैसे कि स्टाफिंग, कि हम जो है ह्यूमन रिसोर्स को जो है हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर हम उस ह्यूमन रिसोर्स को जो है वो डायरेक्ट कर रहे हैं। देन कोऑर्डिनेटिंग क्रिएट करें, फिर उस कोऑर्डिनेटिंग के अंदर जो कोऑर्डिनेशन हम की है हम उसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और वो रिपोर्टिंग को भी हम फर्दर जो है वो क्या कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस पे लेकर आकर डायरेक्ट कर रहे हैं कि अगर वो रिपोर्टिंग करेक्ट है तो हम उसको जो है आगे आगे मूव कर देंगे कि हम आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर वो करेक्ट नहीं है तो फाइनली आप उसको और डायरेक्ट कर रहे हो। तो इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कंट्रोलिंग। मगर अगर हम देखें तो ये सिविलियर है इन द टर्म ऑफ अ कंट्रोलिंग। आर डेविस जो है वो इसको 3 पार्ट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को। ई एफ ब्रिच जो है वो इसको क्या कर रहे हैं, इसके अंदर मोटिवेशन को इंक्लूड कर रहे हैं कि मोटिवेशन जो है अगर देखा जाए तो हमारे पास स्टाफिंग का ही पार्ट है, बिकॉज ऑफ दैट कि आप ह्यूमन रिसोर्स को भी मोटिवेट कर रहे होते हो। आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक वो वाहिद रिसोर्स मौजूद है जिसके पास माइंड है, और हर एक एम्प्लॉय का माइंड एक डिफरेंट तरीके से जो है वो काम कर रहा है। तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से मोटिवेट करोगे, आप अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से काम करने की तरफ जो है वो राग़िब करोगे, दैट इज़ कॉल्ड द मोटिवेशन। तो ये हम ये यहाँ पर ये कह सकते हैं कि स्टाफिंग का जो सिमिलियर नेम है यहाँ पर इन्होंने मोटिवेटिंग का नाम दे दिया। देन कोऑर्डिनेटिंग एंड फाइनली कंट्रोलिंग।
फिर कौन जो आपके पास जो है 20th सेंचुरी के जो है आपके पास मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, कौन जो है सिर्फ मैनेजमेंट के अंदर नहीं, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बिजनेस स्टडीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैनेजमेंट में जो है ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, देन यहाँ पे ये लीडिंग को ऐड करते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, कोऑर्डिनेट तो कर रहे हो लेकिन आप क्या कर रहे हो, लीडिंग की तरफ जा रहे हो, बीइंग अ लीडरशिप क्वालिटी आप पजेस कर रहे हो चीज़ों को, और आप जो है वहाँ पर कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, एंड फाइनली जो है आप उसको फिर कंट्रोल कर रहे हो। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के अंदर से हमने एब्स्ट्रैक्ट किया कि एक्चुअली जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्पेसिफिकली हम किन चीज़ों के ऊपर, मतलब अगर हम जनरलाइज में बात करें तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किन चीज़ों के ऊपर जो है काम करें। नंबर वन है आपके पास प्लानिंग, और यहाँ पर हम जो है मैनेजमेंट नॉर्मली क्या करती है, हेनरी फेवल के जो बताए हुए उसूल हैं उसके ऊपर काम करना पसंद करती है, बिकॉज ऑफ दैट कि वो एक तो वो फादर ऑफ मैनेजमेंट है। लेकिन अगर हम बाकी लोगों की जो जितने भी मैनेजरियल पीपल्स मौजूद थे, जो मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट मौजूद थे, उनका जब हम कंपेरिजन करके ओवरव्यू निकालते हैं तो उनकी जो है चीज़ें सिमिलियर ही निकलती हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हेनरी फेवल को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे होते हैं। प्लानिंग क्या है आपके पास, प्लानिंग जो है वो प्रोसेस है जिसमें आप अपने गोल को सेटल डाउन कर रहे हो, व्हाट डू यू वांट एंड हाउ टू बी डू दिस, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप क्या करते हो प्लानिंग में सेट कर रहे हो। मतलब अपना एक्शन प्लान जो है ना आप वहाँ पर मेंटेन कर रहे हो, एक्शन प्लान बता रहे हो, ऑल्टरनेटिव्स जो है वहाँ पर आप लिस्ट डाउन कर रहे हो, व्हाट इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है आप वहाँ पर देख रहे हो, और दैन फिर उसके बाद कौन सा जो है प्लान बेहतरीन होगा आप अपने प्लानिंग में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, विच वन प्लान इज द बेस्ट फॉर दैट गोल, आप वहाँ पर उसको क्या कर रहे हो, वहाँ पर काम कर रहे हो। देन ये जो फंक्शन है ये इसके अंदर इंक्लूड होता है वेरियस स्टेप्स, ठीक है, जो कि नेसेसरी स्टेप्स होते हैं, वेरियस स्टेप्स होते हैं, आप क्या करते हो अपनी प्लानिंग में इंक्लूड करते हो। सबसे पहले आप ये देखते हो कि एक्चुअली जो है आपने प्लान किस चीज़ को करना है, दैन फिर आप ये देख रहे होते हो कि जो प्लान आप कर रहे हो उसके लिए आपके पास आपके रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है, दैन फिर आप अपनी प्रीमिसेस सेटल डाउन करने की कोशिश करते हो, और बेस्ट प्लान आप, क्या ये प्लान आपके गोल को जो है अचीव करेगा, आप वहाँ पर क्या करते हो, इस चीज़ को अश्योर बनाते हो, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड द प्लानिंग। सबसे फर्स्ट स्टेप आपके पास मैनेजमेंट का प्लानिंग है। देन फिर आप सेकंड स्टेप की बात करते हैं तो इट बिकम अ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज मीन्स दैट हाउ टू अरेंज द रिसोर्सेज। अब आपके रिसोर्सेज में जो है दो रिसोर्सेज मौजूद हैं आपके पास, एक लिविंग रिसोर्सेज मौजूद है आपके पास और एक आपके पास नॉन लिविंग रिसोर्सेज मौजूद है। सम इज़ आपका रॉ मटेरियल मौजूद है, आपके इक्विपमेंट्स मौजूद है, आपके पेपर वर्क्स मौजूद हैं। अब आप उनको जो है आप अपने ह्यूमन रिसोर्स से किस तरीके से मैनेज करवा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग एंड अरेंजिंग वर्क, अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज। इट मीन्स दैट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स कर रहे हो, आप लोगों को वहाँ पर क्या कर रहे हो, अथॉरिटी दे रहे हो वो उस रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, ताकि आप सक्सेसफुली अपने प्लान को क्या कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। आप अपने सक्सेसफुली जो है जो आपने प्लान किया है अपने गोल को अचीव करने के लिए, आप उसको क्या कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें, और आप अपने गोल्स अपने प्लान्स को जो है वो फुलफिल कर सकें। फाइनली कि आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक अच्छे लेवल पे एक अच्छे सक्सेसफुल स्टेप के ऊपर पहुंची हुई हो। देन फिर स्टाफिंग की बात करते हैं। स्टाफिंग इज द प्रोसेस of filling the position in the organization and keeping them filled। आप ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग में आप नॉर्मली क्या कर रहे हो, अपनी ह्यूमन रिसोर्स की तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हो, फ्रॉम रिक्रूटिंग टू द फायरिंग। एक ह्यूमन रिसोर्स जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर हो रहा है तो उस वहाँ से जो है उसकी क्या हो रही है, स्टाफिंग होने स्टार्ट हो रही है। लेकिन उससे पहले भी समटाइम क्या होता है, आप अपनी जॉब एनालिसिस कर रहे होते हो। स्टाफिंग मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोगों की ज़रूरत है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपके ऑब्जर्वेशन से गुजरी होंगी जो एक सीट के लिए भी वहाँ पर तीन से चार पर्सनल्स मौजूद हैं जो एक ही टास्क को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। इट मीन्स ऑफ दैट कि आप लोगों की जो है कंप्लीट कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो यहाँ पर स्टाफिंग में। इट मीन्स ऑफ दैट कि आपको अपना क्या करना है, बीइंग अ एचआर, बीइंग अ स्टाफिंग पर्सोनल, सबसे पहले आप अपने एचआर को प्लान करें, सही जॉब प्लानिंग्स करें कि कितनी जॉब है ऑर्गेनाइजेशन में, कितनी जॉब डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं, कितनी जॉब डिस्क्रिप्शन इस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं, और फिर उनकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, मतलब वो कौन से लोग होंगे जो इस स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अब आप अपना इसके बाद रिक्रूटिंग प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। रिक्रूटिंग प्रोसेस में जो है आपने अपनी एप्लीकेशन को क्या करा, एडवर्टाइज किया, दैन फिर उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस आएगा, ओरिएंटेशन का प्रोसेस आएगा,
इसके बाद आप ट्रेन भी कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ्स को। आप जो है वहाँ पर डेवलपमेंट भी कर रहे हो टाइमली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल दैट कि कोई टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो आप नॉर्मली क्या करोगे, उसको अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वहाँ पर गैजेटेड करोगे कि आप अब इस टेक के साथ या इस न्यू स्किल के साथ जो है वो वर्कआउट करोगे। तो ये तमाम का तमाम प्रोसेस जो है फ्रॉम द रिक्रूटिंग हायरिंग टू द फायरिंग या रिटायरमेंट एंड सच ऑफ दैट, क्योंकि फायरिंग का वर्ड सुनते के साथ ही जो है कुछ अलग ही साउंड करना शुरू कर देता है फायरिंग का वर्ड। तो इट मीन्स दैट स्टार्ट ऑफ द जॉब टू द एंड ऑफ द जॉब के दरमियान की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आप क्या कर रहे हो वहाँ पर स्टाफिंग में ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर तीन फंक्शन मैनेजमेंट के देख चुके हैं। फाइनली आप फोर्थ स्टेप जो है आपके पास क्या है, लीड है। मैनेजर बीइंग अ लीडर काम कर रहा है। ओके, सम टाइम बट नॉट नेसेसरी दैट कि ऑल टाइम आपका मैनेजर जो है वो लीडर होगा। अच्छा, मैनेजर लीडर क्यों नहीं हो सकता? मैनेजर सम इज दैट वो लीडर इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि एक ख़ास किस्म की जो डिसीजन मेकिंग है जो ऊपर से आ चुकी है, उसको मनोमन उसने क्या करना है, ए टू जी टाइप वे में जो है उसको क्या करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर जो है इम्प्लीमेंट करवाना है। तो कहा जाता है कि लीडर तो मैनेजर हो सकता है, लेकिन मैनेजर जो है वो लीडर नहीं हो सकता। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपके माइंड में एक क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप करके गई थी कि आप लोगों ने इस चीज़ को खुद सर्च आउट करना था कि मैनेजर लीडर हो सकता है या लीडर मैनेजर नहीं हो सकता है। इन दोनों के दरमियान आपने क्या करना था, इस चीज़ को फाइंड आउट करना था। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पर जो है एक हिंट दे देती हूँ। लीडिंग का मतलब होता है इन्फ्लुएंस। आप लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हो और आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहे हो। जब आप उन पे इन्फ्लुएंस कर रहे हो और मोटिवेट कर रहे हो तो समटाइम आप उनको ये बात भी बता रहे हो कि ये जो टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो ये एक फॉर्मल वे में नहीं हो सकता, यानी कि सिंपल एक स्टेप बाय स्टेप आपने एक लिखा हुआ है और आप थ्रू दिस वे में ही आप सिर्फ काम कर सकते हो नहीं। आप अगर आपके अंदर इसकी शॉर्ट कमिंग्स मौजूद हैं तो आप क्या करो, आप उस शॉर्ट कमिंग में भी काम कर दो। यहाँ पर मैं आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के जो लीडर हैं, पॉइनर हैं, जो सीईओ हैं, बिल गेट्स, वो एक बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे जो सबसे मुश्किल टास्क करवाना होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, वो मैं अपना सबसे मुश्किल टास्क जो है वो अपने मैं किसी भी कॉलेज ग्रेजुएट का जो जो सबसे नालायक स्टूडेंट होता है मैं उसको दे रहा होता हूँ, या अपने उस एम्प्लॉय को दे रहा होता हूँ जो कि थोड़ा सुस्त रवि से जो है वो काम करता है, मतलब लेजीनेस उसके अंदर मौजूद होती है। बिकॉज ऑफ दैट वो अपनी लेजीनेस की वजह से कोई एक नया जो वे है, एक जो नया प्रोसीजर है उसको वो फाइंड आउट करने में जो है वो हेल्पफुल रहता है, क्योंकि वो कुछ न्यू इन्वेंट करेगा। उसको काम कंप्लीट करना है, लेकिन इतने लंबे प्रोसीजर को फॉलो करते वो अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे क्या करता है कि उसके कुछ शॉर्ट प्रोसीजर, शॉर्ट एस्पेक्ट्स को लेते हुए वो उस काम को कंप्लीट कर रहा होता है। तो इट मीन्स ऑफ दैट कि आपका लीडर उसको ये बात पता है कि कौन सा काम किससे करवाना है। उसको वो अपने एम्प्लॉय को टाइमली मोटिवेट कर रहा है, वो उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ उसके अंदर मौजूद हैं, लीडरशिप स्टाइल्स वो जानता है कि उसको किस तरह का लीडरशिप स्टाइल एट दैट टाइम, जो ऑर्गेनाइजेशन का सिनेरियो बना हुआ है, जो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है, या जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है, उसमें जो है उसको कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है वो सूट करेगा, ताकि जो है ना वो इन्फ्लुएंस कर सके अपने लोगों के ऊपर। इन्फ्लुएंसिंग पावर मौजूद है, एक्सीलेंट एबिलिटीज़ मौजूद है, कम्युनिकेशन उसके अंदर मौजूद है, और ऑब्वियसली के मोटिवेट करने के बेस्ट टूल्स जो हैं वो जानता होगा कि उसको अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से मोटिवेट करना है। लास्ट वन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द controlling. Controlling is the process of the devising various checks to ensure that plan perform is actually achieved. It means of that आपने जो प्लान बनाया है क्या वो अचीव हो रहा है। सबसे मुश्किल क्वेश्चन, आप क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। ज़ाहिर सी बात है आपने कुछ स्टैंडर्ड मैनेज किए हुए होंगे, उस स्टैंडर्ड्स को, उन बेंचमार्क्स को आप क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंसेस के साथ। फिर आप वहाँ पर उसको क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। सही चेकिंग कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, और इस मॉनिटर के बाद अगर वो प्लान सही से काम नहीं कर रहा तो वापस आप अपने जो है ना प्रोसेस को रिवाइज कर देते हो और आप पहुंच जाते हो किसके ऊपर, प्लानिंग के ऊपर। आप अगेन जो है ना प्लान करना शुरू करोगे, आप वहाँ पे देखोगे कि ये चीज़ें प्रॉब्लम में आ रही हैं, तो इन इसका जो है ना उसकी रेक्टिफिकेशन ज़रूरी है। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ये नहीं है कि आपने जो है जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की या कोई अपना एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एक वेंचरिंग स्टार्ट की, वहाँ पर आपने अपना प्लान स्टार्ट किया। नहीं, आपको
हर टाइम जो है ना इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना होता है कि आपका प्लान क्या फुलफिल हो रहा है। आपकी प्लानिंग्स जो है अगर सारे इन सारे प्रोसीजर से गुजरने के बाद जब आप कंट्रोलिंग की तरफ आ रहे हैं, तो क्या वो आपको 100% दे रही है वो तमाम की तमाम चीज़ें? ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या है, ये आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जिसको एक मैनेजर बार बार परफॉर्म कर रहा होता है। समटाइम ये वो डेली बेसिस पे करता है, समटाइम वो वीकली बेसिस पे कर रहा होता है। लेकिन ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो अपनी रोटेशंस पे रहती हैं, ये स्टॉपिंग नहीं होती है। स्टॉपिंग वे पे नहीं होती कि आपने एक दफ़ा प्लान बना लिया, मतलब अपनी ज़िंदगी का प्लान बचपन में आप लोगों ने मैट्रिक के बाद एक दफ़ा बना लिया और दैन फिर आप उसको जो है ना रिवाइज़ नहीं कर सकते, या आप उसमें जो है अप एंड डाउन नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपनी ज़िंदगी के प्लान भी बार-बार क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। आप उसको जो है चेक एंड बैलेंस पे रखते हैं कि अगर आप डेविएट हो रहे हैं तो व्हिच वन इज़ द बेस्ट पॉसिबल एस्पेक्ट, कि यहाँ जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को जो है एक सक्सेसफुल मैनर में लाकर जो है वो खड़ा कर सकते हैं। ये है आपके पास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देन ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है अपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं। मतलब कौन सा पर्सन ऐसा है जो प्लानिंग की तरफ जाएगा, कौन सा पर्सन ऐसा है जिसके हाथ में जो कंट्रोलिंग या स्टाफिंग होनी चाहिए, कौन सा पर्सन जो है वो ऑर्गेनाइजिंग की तरफ जाएगा। तो उससे पहले समझने के लिए हमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो आपका मिशन, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को मिशन बना रही है, विजन बना रही है, इन शॉर्ट वे के वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। मिडिल मैनेजमेंट जो कि डिपार्टमेंटल गोल को एग्जीक्यूट कर रही होती है, पॉलिसीज बना रही होती है और फंक्शनल प्लान को जो है कैरी ऑन कर रही होती है, वो आपके पास क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। लोअर या सुपरवाइजरी फ्रंटियर लेवल मैनेजमेंट वो तमाम के तमाम लोग जो डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इट मीन्स ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग का काम टॉप लेवल के पास होता है, मिडिल लेवल आपके फंक्शनल प्लान बना रही होती है और आपके ऑपरेशनल प्लान किसके पास होते हैं, लोअर लेवल्स के पास होते हैं। देन फिर यहाँ पे जो है ये इनका हिरार्की चार्ट है कि नॉर्मली जो है टॉप मैनेजमेंट में कौन से लोग शामिल होते हैं। प्रेसिडेंट, सीईओ, एग्जीक्यूटिव एंड वाइस प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट में आपके पास जो है प्लान मैनेजर हैं, डिवीजन मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर्स हैं, ये जो है आपके पास क्या है, मिडिल मैनेजमेंट का हिस्सा है। देन फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट जो एक्चुअली काम करवा रहे होते हैं लोगों के साथ, प्रोटेक्शन में जो है इनटेक ले रहे होते हैं, वो फोरमैन है आपके पास, सुपरवाइजर्स हैं आपके पास और ऑफिस मैनेजर्स आपके पास जो है वो मौजूद हैं। नाउ अब यहाँ पर हो गया कि अब जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो हैं, कौन सा लेवल सबसे ज़्यादा परफॉर्म करता है। जो ब्लू टिकर है वो आपके पास क्या है, प्लानिंग का है। तो ब्लू कलर जो है प्लानिंग सबसे ज़्यादा जो टॉप मैनेजमेंट कर रही होती है, और कंट्रोलिंग करने का काम जो है वो टॉप नहीं होता। कंट्रोलिंग करने का काम सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपके पास फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के पास होता है। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो आपके पास मिडिल मैनेजमेंट का पार्ट है। सही। इट मीन्स दैट प्लानिंग सबसे ज़्यादा जो है टॉप मैनेजमेंट कर रही होती है, फिर उसके बाद वो ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म करती है, फिर स्टाफिंग परफॉर्म करती है, डायरेक्टिंग परफॉर्म करती है, फाइनली कंट्रोल को परफॉर्म कर रही होती है। ओके। तो यहाँ पर जो है ये चार्ट एक्चुअली क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है इन बातों को कि कौन सा काम किसके पास सबसे ज़्यादा होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम जो है इस बात को अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो गए कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है हम किसको कह रहे हैं और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है। अब जो है हम आज जो है सेकंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ आते हैं, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो हम अपना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली मैनेजमेंट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, या मैनेजमेंट की जो है मेजर अप्रोचेस जो है वो किस तरीके से मौजूद हैं। तो हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट थाट्स जो है वो हम आज के अपने इस लेक्चर का पार्ट भी बनाएंगे, और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ से जो है मैनेजमेंट की अर्ली एज कहाँ पर थी, और मैनेजमेंट जब अर्ली एज से स्टार्ट हुई थी तो दैन फिर जब हम 21st सेंचुरी में मौजूद हैं तो 21st सेंचुरी में जो है ये मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रही है। नाउ ये पूरी एजेस जो है हम क्या कर रहे हैं, तीन फोर अप्रोचेस में जाकर डिवाइड कर रहे हैं। ओके। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं कि अर्ली एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट्स जो है वो क्या क्या होंगी। फिर जब दुनिया में रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो उस टाइम आपके मैनेजमेंट का हिस्सा क्या था, वहाँ पर मैनेजमेंट ने अपने आप को थॉटफुली किस तरीके से चेंज किया। हम क्लासिकल अप्रोचेस की बात करें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करेंगे यहाँ पर हम, और यहाँ पर हम जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज की बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं मैनेजमेंट में। और आपके पास जो आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो रिलेट होते हैं वो आपके पास तीन थ्योरीज के साथ जाके सबसे ज़्यादा रिलेट हो रहे होते हैं। बीकॉम के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम का एक क्वेश्चन बन रहा होता है, एक जर्नल मैनेजमेंट सिस्टम का क्वेश्चन बन रहा होता है।
देन फिर उसके बाद बिहेवियरल अप्रोच की बात करें तो हॉथरन स्टडीज़ जो है वो आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हॉथरन स्टडीज़ एक्चुअली ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एक्चुअली जो है वो किस तरीके से काम कर रही होती है आपकी मैनेजमेंट के अंदर, अर्ली एडवोकेसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। देन सिर्फ फिर हम कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस की बात करते हैं कि सिस्टम अप्रोच या कंटीजेंसी अप्रोच जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन हम इन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करें तो हम ये बात कह सकते हैं कि बीकॉम के एस्पेक्ट में या बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इस चार्ट के अंदर तीन थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपके पास जो है क्लासिकल अप्रोचेस, जहाँ से आपके पास मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट आकर जो है डिफाइन हुआ और वहाँ से आपको पता चला कि लोगों से काम करवाने के लिए जो आप फिलोसफीज इस्तेमाल करते हो या जो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हो वो किस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे होते हो। ये दो थ्योरीज जो क्लासिकल अप्रोचेस की मौजूद हैं, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। देन फिर हम बिहेवियरल अप्रोच में से जस्ट एक थ्योरी जो है हम बीकॉम में सबसे ज़्यादा कंसिडर कर रहे होते हैं। अगर हम दूसरी क्लासेस की बात करें तो वहाँ पर जाके कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा साउंड करती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। लेकिन बीकॉम में जो है हाथरन स्टडीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आप क्या करते हो, अल्टर म्यू ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन एक्सपेरिमेंट की बिहाव पर जो है आप कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हो और आप वहाँ से बताते हो कि ये जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट आपके ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है। नाउ अब हम आज का सिर्फ हम टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे रखेंगे, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको हम स्लाइटली किसी दूसरे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जाकर जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर आते हैं कि मैनेजमेंट स्टार्ट कहाँ से हुई थी और मैनेजमेंट को बीइंग अ सब्जेक्ट हमने पढ़ना कब स्टार्ट किया था। जैसे कि अगर मैं आप लोगों के प्रीवियस सब्जेक्ट्स की बात करूं तो यू नो वेरी वेल दैट कि इकोनॉमिक्स का स्टार्ट कब से हुआ था, इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने की रीजंस क्या थे, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। आप पूरा लास्ट जो है बीकॉम पार्ट वन इसमें गुजार के आ रहे हो आप लोग, आपको ये पता होगा कि एक्चुअली अकाउंटिंग की फिलोसफीज क्या थी और अकाउंटिंग के स्टार्ट करने का वजह क्या थी, मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट के अकाउंटिंग जो है स्टार्ट की गई। सेम इज़ दैट हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई मैनेजमेंट को स्टार्ट करने के रीज़न क्या थे। मैनेजमेंट थ्योरीज एक्चुअली जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्टिव्स जो हैं वो कुछ नए नहीं हैं। ये आइडियाज़ जो है इन पास्ट ईयर्स में सोशली मौजूद थे, लीगली मौजूद थे, इकोनॉमिकली मौजूद थे, तमाम के तमाम फैक्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थे। क्योंकि मैं यहाँ पर पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, मेरे मेरे सामने जो मेरे सामने के जो स्टूडेंट होंगे उन वो एक ख़ास माइंडियोलॉजी के साथ मौजूद हैं, एक वेज ऑफ दैट माइंड मेकिंग के साथ मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए जो हमारी मैनेजमेंट स्टार्ट हो रही है ना, हमारी मैनेजमेंट 1400 ईयर्स बैक स्टार्ट हो चुकी थी। 1400 बैक जब स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पर हमने जो है एक सल्तनत, एक जो है रियासत का जो है वहाँ पर हमने फॉर्मेशन की थी, मदीना की रियासत की फॉर्मेशन की थी। और जब हमने मदीना की रियासत की फॉर्मेशन की थी तो सबसे पहला जो आपके पास था वो आपके पास था अखवत और भाईचारा। ठीक है, उस अखवत और उस भाईचारे का जो एक पूरा इवेंट है या जो पूरा वाकया हुआ है, ज़रा आप उसको अपने माइंड में लेकर आए स्टूडेंट्स, तो आपको एहसास होगा कि वहाँ पर ऑलरेडी मैनेजमेंट मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अंसार जो है वो अपने एक मक्की भाई के साथ जो है अपना जो विरासत है, जो अपना घर है वो क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, वहाँ पर उसका हिस्सा आएगा। यहाँ पर अब आप जो है मैनेजमेंट की टेक्निक देखें, एक अंसार और एक हिजरत करके आने वाले लोग, ठीक है, जो मुहाजिर हैं, वो दोनों क्या करेंगे, अपने हाफ हाफ अपनी विरासत को जो उनकी इनहेरिटेंस, मतलब घर मौजूद है तो घर आधा आधा शेयर किया जाएगा, बगात मौजूद है उनके पास तो बगात आधे आधे शेयर किए जाएंगे। और वहाँ पर जो है एक यूनिवर्सल अप्रोच को जो है वहाँ पर क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया। यूनिवर्सल अप्रोच इंट्रोड्यूस हो रही है और यूनिवर्सल अप्रोच में क्या चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है कि आप जो है ब्रदरहुड कि एक मैनेजमेंट डिफाइन कर रहे हो इन अ सिविलाइज्ड वे। ओके, तो 1400 ईयर्स बिफोर हमें क्या मिलता है, एक ये चीज़ मिलती है कि हमने जो है जब एक रियासत को हमने परफॉर्म किया, एक रियासत का की जो जब हम जो है बाउंड्रीज डालने लगे, बेसिक्स डालने लगे, तो वहाँ पर हमने जो है मैनेजमेंट के एक रूल को परफॉर्म किया। और ये सिर्फ एक रूल है जो कि मैंने आपको जो है ना एक अखवत और भाईचारे से निकाल के बताया। लेकिन अगर आप जैसे कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की रियासत देखें तो वहाँ पर उन्होंने तकरीबन 10 न्यू इनिशिएटिव्स लिए थे।
जब अपनी रियासत को एक्सपेंड किया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सालाना के बाद, जब हज़रत उमर फारूक सालाना ने जो है वो, तो वहाँ पर खलीफा धूम ने जो है 10 न्यू एस्पेक्ट्स जो है इन द टर्म ऑफ द मैनेजमेंट वहाँ पर क्या किए थे, शामिल किए थे। इट मीन्स दैट कि उन्होंने जो है अपनी रियासत को डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, डिस्ट्रिक्ट बनाए थे। डिस्ट्रिक्ट बनाने के बाद उन्होंने औला लगाए थे वहाँ पे, जैसे कि औला मिनिस्टर जिसको हम अरबिक में हम उसको ओला बोलेंगे, तो मिनिस्टर्स जो है वो हमारे पास इन सिंपल लैंग्वेज में हम उसको यहाँ पर बोल सकते हैं। उन्होंने मिनिस्टर में कन्वर्ट किया था। दैन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वहाँ पे किया थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उन्होंने वहाँ पर जो है एक डिपार्टमेंट बनाया था। देन वहाँ पर क्या हुआ, आपके पास कुछ बुनियादी रूल, जो बेसिक रूल्स थे किसी भी रियासत को चलाने के। एंड देन फिर बिजनेस में उन्होंने जो है वहाँ पर एक बात की थी कि वहाँ यानी कि चीज़ें जो हैं, आप अनलेजिटिमेट प्रॉफिट जो है वो हासिल नहीं कर सकते, अनलेजिटिमेट प्रॉफिट आप हासिल नहीं कर सकते। दूसरी एग्जाम्पल जो है वो वहाँ पर मौजूद थी। ठीक है, यहाँ पर हमने 14 ईयर्स बिफोर की बात करी, बीइंग इस्लामिक पर्सपेक्टिव बात करी, लेकिन मैनेजमेंट जो पास्ट में हमारे पास एग्जिस्ट करती थी वो हमारे पास लर्निंग ट्रायल के तौर पे एग्जिस्ट करती थी। कुछ बुक्स मौजूद थी जो इन थाट्स को जो है क्या करती थी, ये वाक़ियत हमारे पास मौजूद थे, लेकिन थाट्स को जो है वो रिलेट नहीं किया जाता था। लेकिन जब हम बात करते हैं, हम रोमन एम्पायर्स की बात करें, हम जो है जैसे कैसर और कसरा अगर आप देखें, तो इस जब ये रियासत बन रही थी तो उसके साथ कैसर और कसरा जो है मौजूद थे, रोमन एम्पायर्स मौजूद थी आपके पास। और आपके पास जो है ईरानियन पर्शियन एम्पायर मौजूद थे। तो रोमन एम्पायर्स एंड पर्शियन एम्पायर्स जो है वो वहाँ पर क्या करती थी, मैनेजमेंट की कुछ बेसिक फिलोसफीज जो थी उन्होंने वहाँ पर क्या करी, इंट्रोड्यूस करवाई। अगर हम यहाँ पर पिक्टोरियल्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको क्या आपको जो है वो रोमन आर्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको इजिप्शियन आर्ट नज़र आ रहा है। इजिप्शियन आर्ट्स जो है सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड आर्ट बोल सकते हैं आप उसको। और वहाँ पर जब ये अपनी आर्किटेक्चर बना रहे थे, जब पिरामिड्स बना रहे थे, तो उन्होंने कुछ रूल्स जो है वहाँ पर क्या किए थे, इंट्रोड्यूस करवाए थे। नाउ लुक एट दिस, उनके रूल्स क्या थे। सबसे पहली मतलब पूरे वर्ल्ड की जो पहली स्टेट जिसको आप कहा जाता है ब्रॉड स्टेट, लार्ज स्टेट की आप बात करते हैं, तो वो क्या थी, इजिप्शियन थी। मतलब फिरौन के ज़माने की जो है वो पूरी स्टेट जो है वहाँ पर मौजूद थी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनके पास मौजूद थी, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के ऊपर ये काम किया करते थे। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का सिंपल मतलब ये होता है कि ऑर्डर जो है वो किसी एक तरफ से ही आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट मौजूद थी, प्रोविंशियल गवर्नर्स वहाँ पर बात किया करते थे। ठीक है, जिनको हम नोमार्च कहते थे, उनकी लैंग्वेज में हम इसको नोमार्च का नाम दिया करते थे। ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेट वहाँ पर मौजूद थे, टैक्सेशन का एक असूल था, महसूलात वो लोग हासिल किया करते थे अपने डिफरेंट बिजनेस पर्सनल्स के बाद। दैन फिर एजुकेशन का सिस्टम जो है वो मौजूद था बेस्ड ऑन राइटिंग। मतलब हम इजिप्शियंस की अगर हम स्टडी देखते हैं या हिस्ट्री देखते हैं, कभी आप लोगों को मौका मिले तो आप इजिप्शियन हिस्ट्री को ज़रूर रीड आउट कीजिएगा। इसमें वहाँ पर एक लफ्ज़ का वहाँ पर एक बात की जाती है कि जो आप राइटिंग लिखते हो ना, इन राइटिंग, जैसे कि अभी हम इंग्लिश में जो है राइटिंग लिख रहे होते हैं, हम उर्दू में राइटिंग, तो ये राइटिंग लिखने का जो कॉन्सेप्ट था ये एक्चुअली जो है वो वहाँ पर इजिप्शियन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। वो क्या करते थे, सिम्बॉलिक राइटिंग किया करते थे। डक की स्नैप बना दी, डक की पिक्चर्स जो है ना वहाँ पे बना दी, रेक्टेंगल बना दिया, ट्राइंगल बना दिया, किसी ना किसी तरीके के जो है इनके राइटिंग लिखने का तरीके का। क्योंकि पहले सिर्फ लोग ये बात जानते थे कि आप बोल सकते हो, ठीक है, तो आप बोलने में, लेकिन आपको जो है अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन सेव भी तो करनी है और उसको इन रिटर्न फॉर्म में सेव करना है। तो वहाँ पे जो राइटिंग का कॉन्सेप्ट था, राइटिंग का कॉन्सेप्ट देने वाले जो है वो इजिप्शियंस ही थे। और जो है फेरोज़ के ज़माने में जो है ये राइटिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया। इसलिए जब आप पिरामिड का कभी विजिट करें तो या पिरामिड देखें, मूवीज़ के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, और इसकी तो पिरामिड्स की तो बहुत सारी मूवीज़ भी मौजूद हैं और बहुत सारी जो है इसकी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी मौजूद हैं। तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि इनकी वॉल्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर जो है राइटिंग हुई वो इन द टर्म ऑफ द सिंबल्स है वो। ठीक है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन जो था वो यही आया था कि आप जो बोल रहे हो बात, वो बात आप लिख कैसे सकते हो। तो इजिप्शियन जो है वो यहाँ पर क्या है, आपके पास रिवॉल्यूशन है। देन फिर कंस्ट्रक्शंस हुई, बड़े बड़ी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर मौजूद थी। पिरामिड्स बने, सेफिनिक्स बने, टेम्पल्स बने। वर्क फोर्स इनकी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, थाउजेंड ऑफ। अब स्लेव्स जो थे जितने भी, क्योंकि वो क्या करते थे, दूर दराज के शहरों के लोगों को जो है वो अपना कैदी बनाया करते थे, उन कैदियों से जो है वो काम लिया करते थे। समटाइम्स कहीं जंग लड़ रहे हैं तो जंग पे लड़कर आने वाले लोग जो थे, जो प्राइजनर्स ऑफ वॉर हुआ करते थे, उनसे जो है वो काम लिया करते थे। तो थाउजेंड ऑफ पीपल्स आर देयर। एंड फिर उन तमाम लोगों को मैनेज करना, उनसे काम करवाना, और दुनिया की जो है इतनी बेतहाशा तामीरात को इतने अच्छी तरीके से जो है और उसको जो है अजायबात में शामिल कर लेना, मतलब वो सेवन वंडर में जो है वो शामिल होने लगे। हुज नो अबाउट दैट,
कौन जानता था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन वहाँ पर जो है उनकी जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, वहाँ पे जो उनका उनका लीडर मौजूद था, उसके उन लीडर्स ने जो है इस चीज़ को पॉसिबल बनाया। ठीक है। तो अब ये पॉसिबिलिटी जब क्रिएट हुई तो वहाँ पर किसी न किसी तरीके से मैनेजमेंट की बात आई, तो उन्होंने वर्क फोर्स मैनेज की। वर्क फोर्स मैनेज करके करने के लिए उन्होंने उसके ऊपर अथॉरिटी डिवाइड की कि किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी, कौन सा काम कौन पर्सन करेगा और कितने लोग एक चीज़ के ऊपर। मतलब अभी भी जो है अकल हैरान रहती है इस बात के ऊपर कि पिरामिड में जो इतने बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं वो कैसे जो है वहां तक पहुंचे। देन फिर हम इजिप्शियंस को थोड़ा सा यहाँ पर एंड करते हैं। फिर हम रोमन एम्पायर की बात करें, जूलियस सीजर वन, जूलियस सीजर टू, जूलियस सीजर थ्री, जूलियस सीजर फोर एंड नाउ सेवन तक अगर हम बात करें, तो वहाँ पर जो रोमन्स थे, रोमन एम्पायर जो है जिन चीज़ों पे काम किया करती थी, वो जो है स्लेव लेबर के पे काम कर रहे हैं। ठीक है। वहाँ पर एब्सेंट है लैंड लॉर्ड। ठीक है। और मैनेजमेंट को जो है कमर्शियल फ्रेमवर्क में जो है वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं ना। रोमन एम्पायर मतलब जैसे कि हम जूलियस सीजर फोर की बात करें, तो जूलियस सीजर फोर ने जो है सिंपल एक नया रिवोल्यूशन वो लेकर आए। तो उन्होंने कहा था कि हमारी जो वुमेन्स हैं वो हमारी वुमेन स्लेव्स नहीं बनेंगी। तो वहाँ पर इनका जो था इन्होंने वहाँ पर क्या करी थी, रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। देन फिर जो है जूलियस सीजर ने पहले ही होता था मतलब अगर मैं रोम की हिस्ट्री में थोड़ा सा डेप्थ में जाऊँ, आई नो दैट इट इज़ नॉट अ इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू गाइज, लेकिन थोड़ा सा अगर हम डेप्थ में जाए तो पहले जो है ईरानियंस में और पर्शियंस में एंड द रोमन्स में बहुत ज़्यादा फाइट हुआ करती थी, वॉर चला करती थी, जिसकी वजह से ये होता था कि इनकी पूरी रियासतें ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती थी। देन कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट, मतलब लड़ने से पहले कम्युनिकेट करना है, इसको जो है जूलियस सीजर थ्री ने जो है क्या किया था, वहाँ पर नेगोशिएट किया था कि लड़ाई से पहले हमने क्या करना है, कम्युनिकेशन ड्रॉ करनी। फिर उस कम्युनिकेशन के कुछ असूल बनाए गए थे। वहाँ पर जो है इन चीज़ों ने मिलकर क्या करा था, मैनेजमेंट को एक सोल प्रोवाइड की थी। और वहाँ से जो है मैनेजमेंट के उसूल जो है आगे मूव हुए थे। देन कैटोस के एडवाइस, कैटोस इट्स द वेरी फेमस पर्सन इन द रोमन हिस्ट्री, और रोमन जो है इनको जो है एक रिलीजियस फादर का भी दर्जा देते थे। उन्होंने प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, लीडिंग की एंड कंट्रोलिंग की जो है कुछ एडवर्ब्स दी, कुछ जो है प्लान आउट किया कि आप किसी बुरे बैड वेदर में आप जो है किसी फील्ड वर्क में काम नहीं कर सकते। इट मीन्स ऑफ दैट कि अगर आपकी सिचुएशन, मतलब अगर आप इसको इन डेप्थ जाकर देखें, तो अगर आपकी सिचुएशन बहुत बुरी है और आप चाह रहे हैं कि उसके अंदर किसी नई अपॉर्चुनिटी को इनरीच करना है, तो इट मीन्स दैट कि वेदर अगर बैड है तो आप नया फील्ड ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है। ऑलिव ऑर्किड हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होगा आपके जो है कुछ खास इक्विपमेंट से। आ फार्मैन एंड फार्मैन्स वाइफ किस तरीके से, इट मीन दैट ऑलिव ऑर्किड की उन्होंने यहाँ पर क्या दिया, एक एग्जाम्पल दी, लेकिन उन्होंने कहा कि कौन से लोग हैं जो यहाँ पे काम करेंगे, हाउ टू बी ऑर्गेनाइज देम। देन फिर उन्होंने इसी तरीके से लीडिंग में जो है उसी ऑर्किड को आगे रखा और उन्होंने कहा कि वो किस तरीके से जो है काम करेंगे। एंड देन फिर उन्होंने कंट्रोलिंग की बात की कि कंट्रोलिंग में जो है आप किस तरीके से जो है आप वहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। फाइनली दैट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से हम दुनिया को यहाँ पे खड़ा हुआ देख रहे हैं। टाइमली हर एक खास टेन्योर के बाद जो है दुनिया अपने आप को टर्न करती है और एक नई चीज़ जो है वो इनिशिएट हो रही होती है इस दुनिया के अंदर। देन प्रोटेस्टेंट वर्क इथिक्स यहाँ पर आए, मतलब क्रिश्चियनिटी ने जो है कुछ अपने लॉन्ग टर्म प्रोसेस के अंदर जो है प्रोटेस्टेंट वर्क इथिक्स जो है यहाँ पर दे दिए। पॉलिटिकल चेंजेस आए, अमेरिकन फ्रेंच रिवोल्यूशन आया। फ्रेंच रिवोल्यूशन जो क्या 1 मई में आज तक लेबर डे के नाम से जो है वो जान रहे होते हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पर आया। अमेरिकन रेवोल्यूशन मौजूद था। इन्वेंशन ऑफ स्टीम पावर, धुएं से चलने वाली, कोयले से चलने वाला जो है सबसे पहले जो है क्या बना था, आपके पास आपका इंजन बना था। उस इंजन ने जो है लोगों को एक नई सोच की तरफ डाला कि आप जो है हाथों से चलाने के लिए, आप किसी मशीन को हाथों से नहीं चला सकते, उसके लिए ऐसा मौजूद है जिससे जो है आप अपनी मशीन्स पर वर्क कर सकते हैं। देन फिर जो है एडम स्मिथ ने जो है अपनी बुक दी द नेचर ऑफ द वेल्थ के नाम से, इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा उसका बहुत तस्करा। और वहाँ पर उन्होंने अपने टैक्सेशन के जो है ना रूल्स दिए थे। तो एडम स्मिथ ने 1776 में जो है अपनी बुक दी, वहाँ पर इकोनॉमिक्स को उन्होंने अपना जो है सब्जेक्ट बनाया था और साथ ही जो है मैनेजमेंट को सब्जेक्ट बनाया था, क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट जो है आप किसी भी सब्जेक्ट को जो है आगे नहीं देख सकते। मैनेजमेंट जो है वो किसी भी सब्जेक्ट की जो है वो रूह है। तो एडम स्मिथ ने जो है क्या किए थे, कुछ फिगर आउट किया था वहाँ पर। यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आपको जो है देती हूँ अभी अपना लेक्चर वाइंड अप करते करते।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या करा था, मैन्युफैक्चरिंग को जो है ना वो क्या किया था, बूस्ट दे दिया था। जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की 1800 18 सेंचुरी में जो है हम बात कर रहे होते हैं, तो 1880 सेंचुरी में अगर आप बात करें तो स्टीम इंजन आया, कॉटन जिन बनना शुरू करी, मास प्रोडक्शन हुई, स्टैंडर्डाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। आप चीज़ें जो है छोटे छोटे यूनिट्स में नहीं प्रोड्यूस कर सकते, आप मास प्रोडक्शन जो है वो वहाँ पर कर सकते हैं। अब स्टीम इंजन बन चुका है, तो इस स्टीम इंजन से जो है आपके पास रेलवे ट्रैक्स बने, रेलवे रोड्स बने, शिप्स बनी कि आप बहरी जहाज़ जो है अपने स्टीम इंजन से बना सकते हो। टेलीग्राफ कम्युनिकेशन में जो है ना टेलीग्राफ का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया, आपके पास आपकी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ ये जो है चीज़ जनरेट होना शुरू की। अब मैं आपको जो है कुछ इंडस्ट्रीज़ की एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ब्रेडफोर्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़। ब्रेडफोर्ड ने नॉर्मली क्या किया था, ब्रेडफोर्ड जब बन रही थी तो उस टाइम साइंटिफिक अप्रोचेस जो है बहुत ज़्यादा मार्केट में इन होना शुरू हुई थी, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे साइंटिफिक अप्रोचेस को, क्योंकि हम यहाँ पर मास प्रोडक्शन की बात करें, बड़ी बड़ी प्रोडक्शन करना। आप उस प्रोडक्शन में जो है आप अपने कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रूल करेंगे, कौन से अपने ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस को इस्तेमाल करेंगे, देन ये चीज़ें जो है ना वहाँ पर क्या हुई थी, इस्तेमाल होना शुरू हुई थी। देन फिर जो है पेप्सी कंपनी जो है, आप सबसे पहले जो है कोका कोला की आप बात करें, तो कोका कोला की कंपनी जो है तकरीबन 1892 में 1884 में जो है ना कोका कोला ने कोका कोला जो है वो वहाँ पर क्या हुई थी, बनी थी। तकरीबन आप देखें कि आप कितना पुराना बेवरेज जो है आप कितने मज़े से जो है इस टाइम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर कोका कोला ने अपने आप को टाइमली जो है टाइम के साथ साथ रिफॉर्म किया, और फिर 1800 जो है वो पेप्सी कंपनी जो है वो मार्केट के अंदर आ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, मास प्रोडक्शन आपकी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो रही है। आप एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से निकल के सिर्फ एक आपका स्टीम इंजन ईजाद हुआ था वहाँ पर, और इस स्टीम इंजन ने आपके पास क्या किया, लोगों को एक सोचने का मौका दिया कि आप ये काम इस तरह नहीं, आप ये काम इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 कोविड-19 एक्चुअली आपको सोचने का मौका दे रही है कि आपने अपनी ज़िंदगी जो जितनी रशिंग अंदाज में रशिंग बना ली है, रॉ मटेरियल का आप मिसयूज़ आप किस तरह करने लगे हैं, आप उसकी वजह से अपने क्लाइमेटिकल इफेक्ट्स क्लाइमेट को कितना जो है ना हर्ट करने लगे हैं। तो अब ये क्या है आपके पास, ये टाइम है, थोड़ा रुकें और सोचें कि आप अपनी चीज़ों को इसके अलावा और कितना स्मार्टली कर सकते हैं। आप कितने स्मार्टली जो है ना काम यहाँ पर कर सकते हैं। सो नॉर्मली जो है क्वेश्चन होता है कि डिस्टेंस लर्निंग जो है उससे आप नहीं सीख सकते। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप कहीं ना कहीं जाकर जो है वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोविड ने, इस 2020 के पैंडेमिक ने आपको क्या करा है, सोचने के लिए कुछ नए रूल्स दिए, कुछ न्यू वेज दिए। और आप अपने अब आप जब 2020 के बाद की बात करेंगे ना, 21 22, तब आपको लगेगा कि ओ वो चीज़ें जो आप 2019 में इस्तेमाल किया करते थे वो तो ऑब्सलीट हो चुकी हैं। अब आपके पास क्या हो गई, न्यू वेज आ गए जिसमें आप क्या कर रहे हैं, अब वहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। अब आप अब वो नए रास्ते तलाश करें। मतलब अगर अब मैं तो हर पुरानी हो गई हूँ, मैं आप लोगों की बात करूँ, जब आप लोग पास आउट होकर निकल रहे होंगे तो आप लोगों के पास न्यू फ्लोरिश आइडियाज़ होंगे जो आप मार्केट में तैयार होंगे मार्केट में एग्जीक्यूट करने के लिए। आप लोगों के पास बेहतरीन जो है स्किल्स होंगी। वो स्किल्स जो कि 2019 में जाके ऑब्सलीट हो चुकी हैं। अब आप कुछ नई चीज़ें जो हैं वो सीख रहे हैं। पढ़ाने के जो ट्रेडिशनल वे थे, पढ़ाने के ट्रेडिशनल वे स्विच कर जाएँगे आपके पास आपके डिफरेंट वेज़ के ऊपर, जहाँ पे आपके टीचर्स को एजुकेटेड होने की ज़रूरत होगी। सही? तो अब जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें, ये आप अगर पिछले 100 साल पहले जाकर देखें, तो उससे पहले की दुनिया कुछ और थी और उसके बाद आपकी दुनिया ने टोटली टर्न ले लिया। सेम इज़ दैट 2019 से पहले की दुनिया कुछ और थी। अब 2020 के बाद ये एक पॉज़ है, ये पूरा साल एक पॉज़ है। इस पॉज़ के बाद जब दुनिया दोबारा से अपनी पूरी उसमें आएगी, रोटेशन में आएगी, तो आप नई चीज़ें जो है ना यहाँ होंगे। वो लोग जिनकी सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और थी, अ, हम उम्मीद करते हैं उनकी सक्सेस की डेफिनेशन जो है वो क्या हो जाएंगी, तब्दील हो जाएंगी। तो दैट इज़ कॉल्ड द रिवैल्यूएशन। वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, यहाँ पे ये कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन 1980s के बाद आ गया था। अब डिजिटल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है 2019 के बाद। अब आप इस रिवॉल्यूशन को नाम देंगे डिजिटलाइज रिवॉल्यूशन। और यहाँ पर आपके पास आपके करियर्स चेंज हो रहे हैं, आपकी स्टडीज़ चेंज हो रही है, आपकी बेसिक जो ज़िंदगी गुजारने के रूल्स थे वो भी आप जो है ना यहाँ पर चेंज होते हुए देखेंगे आफ्टर 2020। तो इंशाल्लाह तैयार रहें और ख़ुद को जो है स्किलफुल करें इन द टर्म ऑफ द करियर, इन द टर्म ऑफ एजुकेशन।
और ट्रेडिशनल वे से पढ़ने के अलावा जो है खुद को हैबिचुअल करें उन वेज़ को एक्सेप्ट करने के लिए जो कि जिनसे आप अच्छे तरीके से जो है वो गैजेटेड हो सकते हैं और जो आपको मार्केट में जो है एक अच्छा एडवांटेज दे। नाउ इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हम यहीं पर जो है एंड करते हैं अपने इंडस्ट्रियल रिवैल्यूएशन के साथ और कुछ न्यू थॉट्स के साथ जो मैं आप लोगों को देकर जा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम जो है अपने क्लासिक मैनेजमेंट अप्रोचेस को इस्तेमाल करेंगे कि इनका टाइम मैनेजमेंट क्या था, किस तरह इस्तेमाल हुई और इनकी फ़िलॉसफ़ी किस तरीके से काम कर रही होती है और फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। आप ये तमाम की तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह देखेंगे। नाउ आज के लिए स्टूडेंट्स यहीं तक। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू।